नमस्ते दोस्तों। सोहन माइंड मैप गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। Welcome. Today, we're exploring the incredible process of the digestive system. डोंट स्किप एनी पॉइंट। तो आज की जो हमारी ये डीप डाइव है ना, वो बहुत ही रोमांचक विषय पर है। हाँ, ये मानव पाचन तंत्र या जिसे हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, उसके बारे में है। बिल्कुल। हमें ये समझना है कि कैसे ये शरीर भोजन के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनको बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल देता है। हाँ, ऊर्जा के लिए। मतलब ये कोई साधारण सा बायोलॉजिकल लेक्चर नहीं होने वाला है। इसे तो एक 32 फुट लंबे बहुत ही अद्भुत कारखाने की यात्रा की तरह देखना चाहिए, जो हमारे अंदर ही चल रहा है बिना रुके। वही तो। मैं जब ये सोर्स मटेरियल पढ़ रही थी तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आई कि इसकी सटीकता कितनी कमाल की है, एकदम ऑटोमेटिक मशीन की तरह। बिल्कुल। इस 32 फुट लंबे कारखाने की व्यवस्था वास्तव में चकित करने वाली है। हर एक अंग, हर एक ग्रंथि और हर एक एंजाइम बिल्कुल एक सधी हुई टीम की तरह काम करते हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत बिल्कुल बुनियादी सवाल से करते हैं। कोशिकाओं को यानी सेल्स को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन मजेदार बात यह है कि ये कोशिकाएं सीधे रोटी या दाल से ऊर्जा नहीं ले सकती। बिल्कुल, उन्हें ये ऊर्जा एकदम सरल अणुओं के रूप में चाहिए होती है, जैसे ग्लूकोज हो गया या अमीनो अम्ल या फैटी एसिड। तो इस पूरी प्रक्रिया का मूल उद्देश्य इसी बदलाव पर टिका है। यही वो मुख्य बिंदु है जहां से पाचन तंत्र का पूरा आधार तय होता है। जो भी भोजन ग्रहण किया जाता है वो जटिल अणुओं के रूप में होता है। हाँ, पाचन तंत्र को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भोजन में पिस्सा है, सेब है या कोई साधारण सी सब्जी है। वो उस पूरे भोजन को सिर्फ 3 मुख्य श्रेणियों में देखता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। एकदम सही। पाचन तंत्र का एकमात्र काम इन बड़े अणुओं को तोड़कर इतना सरल बना देना है कि शरीर की कोशिकाएं उन्हें आसानी से सोख सकें। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और फैट को फैटी एसिड में बदला जाता है। इस बात से ना एक और सवाल उठता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को तोड़ने की बात तो समझ में आती है, लेकिन भोजन में जो विटामिन, मिनरल्स और जल होते हैं, उनका क्या? हाँ, क्या उन्हें भी इसी तरह तोड़ा जाता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। विटामिन, खनिज और पानी के अणु प्राकृतिक रूप से पहले से ही इतने छोटे होते हैं कि शरीर के पाचन तंत्र को उन्हें तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, मतलब वो सीधे इस्तेमाल हो जाते हैं। हाँ, शरीर उन्हें सीधे ही अवशोषित कर लेता है। इसीलिए पाचन की पूरी ऊर्जा केवल उन बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में लगती है। इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए पाचन की प्रक्रिया को मुख्य रूप से 5 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन, जिसका सीधा सा मतलब है भोजन को मुंह में लेना। बिल्कुल। और दूसरा चरण है पाचन यानी डाइजेशन, जहां भोजन को तोड़ने का असली काम शुरू होता है। लेकिन सिर्फ तोड़ना ही काफी है ना? नहीं, सिर्फ तोड़ना काफी नहीं है। तोड़ने के बाद तीसरा चरण आता है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। ये वो चरण है जहां पचे हुए भोजन से ऊर्जा और पोषक तत्वों को शरीर के खून में सोख लिया जाता है। इसके बाद चौथा चरण है स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। आसान भाषा में कहें तो जो ऊर्जा खून ने सोखी है उसे शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाना और उस ऊर्जा का उपयोग करना। तो इन 5 चरणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये एक पूरी असेंबली लाइन है। संरचना के लिहाज से देखा जाए तो पूरे पाचन तंत्र को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है आहार नल यानी एलिमेंट्री कैनाल। ये मुंह से लेकर गुदा तक करीब 32 फीट लंबी एक नली है। और दूसरा हिस्सा है सहायक पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो इस नली के आसपास रहकर अपने रासायनिक रस या एंजाइम छोड़ती हैं। सही कहा। इस 32 फीट के सफर की शुरुआत मुख गुहा यानी माउथ कैविटी से होती है। और ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि पाचन वास्तव में पेट में नहीं बल्कि मुंह से ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल, मुख गुहा से ही पाचन का पहला चरण शुरू हो जाता है। जैसे ही दांत खाने को चबाना शुरू करते हैं, ये केवल एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होती। लार ग्रंथियां अपना काम शुरू कर देती हैं। हाँ, सलाइवरी ग्लैंड्स। इंसान के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। इनमें सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पैरोटिड ग्रंथि है। पैरोटिड ग्रंथि। गलसुआ या मम्स नाम की बीमारी के बारे में बहुत से लोगों ने सुना होगा, जिसमें गाल के पास भारी सूजन आ जाती है। हाँ, अक्सर बच्चों में देखा जाता है। वो सूजन असल में इसी पैरोटिड ग्रंथि में वायरस के इन्फेक्शन के कारण होती है। तो गलसुआ असल में एक लार ग्रंथि का इन्फेक्शन है, ये एक बहुत ही स्पष्ट करने वाली बात है।
और ये लार कोई साधारण पानी नहीं है। इंसान के मुंह में हर दिन लगभग 1 से 1.5 लीटर लार बनती है। ये बहुत बड़ी मात्रा है। 1-1.5 लीटर लार हर दिन। और इस लार के अंदर मौजूद एंजाइम्स तो सच में जादुई हैं। इनमें मुख्य रूप से 2 एंजाइम होते हैं। पहला है लाइसोजाइम। हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है। बिल्कुल। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण छोटे बच्चों में देखा जा सकता है। छोटे बच्चे अक्सर जमीन से उठाकर कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं, फिर भी वो हर दिन बीमार नहीं पड़ते। हाँ, क्योंकि उनकी लार में मौजूद लाइसोजाइम उन कीटाणुओं का वहीं खात्मा कर देता है। लाइसोजाइम प्रकृति का अपना एक इनबिल्ट सुरक्षा कवच है। मुंह में किसी भी हानिकारक चीज के जाते ही ये पहला रक्षा घेरा बन जाता है। और लार में मौजूद दूसरा महत्वपूर्ण एंजाइम है टायलिन। टायलिन। इसका काम कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करना है। रोटी या चावल जैसे खाने में स्टार्च होता है। टायलिन उस जटिल स्टार्च को तोड़कर माल्टोज में बदल देता है। यानी भोजन अभी पेट तक पहुंचा भी नहीं है और कार्बोहाइड्रेट का टूटना शुरू हो चुका है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प शब्द सामने आता है, बोलस। जब खाने को दांतों से चबा लिया जाता है और उसमें ये लार पूरी तरह मिल जाती है, तो मुंह में मौजूद उस मुलायम पेस्ट को बोलस कहा जाता है। हाँ, कभी खाते समय अगर खाने में कोई कंकड़ आ जाए और उस निवाले को तुरंत थूकना पड़े, तो जो चीज बाहर आती है, जीव विज्ञान की भाषा में वो बोलस ही है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। अब ये बोलस मुंह से आगे बढ़ता है और ग्रास नली यानी इसोफेगस में प्रवेश करता है। ग्रास नली करीब 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली रहती है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस नली में पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती। इसका काम सिर्फ उस बोलस को मुंह से पेट तक पहुंचाना है। हाँ, लेकिन ये प्रक्रिया किसी पाइप में पानी गिरने जैसी नहीं है। अगर ऐसा होता तो खाना सीधे पेट में जाकर जोर से टकराता और नुकसान पहुंचा सकता था। इस प्रक्रिया को समझने के लिए वो टूथपेस्ट की ट्यूब वाली एनालॉजी बहुत काम आती है। जैसे टूथपेस्ट निकालने के लिए ट्यूब को पीछे से दबाया जाता है और पेस्ट धीरे धीरे आगे खिसकता है, ठीक वैसे ही ग्रासनली की मांसपेशियां काम करती हैं। इसे क्रमानुकुंचन या पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ग्रासनली की मांसपेशियां बोलस के ठीक ऊपर सिकुड़ती हैं और नीचे की तरफ फैलती हैं, जिससे भोजन धीरे धीरे खिसककर सुरक्षित तरीके से पेट में पहुंचता है। इससे ये भी समझ आता है कि इसी पेरिस्टाल्सिस की वजह से ही अगर कोई उल्टे लटक कर भी पानी पिए तो पानी पेट में ही जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की वजह से बाहर नहीं गिरेगा। ये पेरिस्टाल्सिस गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता। ये मांसपेशियों की एक लयबद्ध गति है। अब ये बोलस अपनी यात्रा करते हुए आमाशय यानी पेट में पहुंच चुका है। पूरी आहार नाल में भोजन सबसे ज्यादा समय तक यहीं रहता है, लगभग 4 घंटे तक। 4 घंटे? ये आमाशय असल में एक एसिड टैंक की तरह काम करता है, जिसे मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। सबसे ऊपरी हिस्सा जो हृदय के करीब होता है उसे कार्डियक कहते हैं। जब बोलस इस कार्डियक हिस्से में प्रवेश करता है तो उसका सामना हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से होता है। ये बहुत ही शक्तिशाली एसिड है। जो बैक्टीरिया मुंह में लाइसोजाइम से बच निकले थे, वो यहाँ इस एसिड बाथ में पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये भोजन को सड़ने से भी बचाता है और उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना ही तेज है, तो ये पेट की दीवारों को खुद क्यों नहीं जला देता? ये शरीर की इंजीनियरिंग का एक और अद्भुत पहलू है। आमाशय की अंदरूनी दीवारों पर म्यूकस मेम्ब्रेन नाम की एक परत होती है। ये परत क्षारीय यानी अल्कलाइन प्रकृति की होती है। और रसायन विज्ञान का नियम है कि जब कोई एसिड किसी अल्कलाइन चीज से मिलता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। एकदम सही। तो जब अंदर का तेजाब इस क्षारीय परत के संपर्क में आता है तो वो पेट की दीवारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ये म्यूकस मेम्ब्रेन पेट के लिए एक ढाल का काम करती है। ये सच में एक बेहतरीन सुरक्षा प्रणाली है। अब पेट के दूसरे हिस्से यानी फंडिक पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ रूगे नाम की एक कांटेदार संरचना होती है। हाँ, जब पेट खाली होता है या जब बहुत तेज भूख लगती है तो पेट में जो चुभन या ऐंठन महसूस होती है वो इसी रूगे के कारण होती है। यह खाली पेट में खड़ा हो जाता है। और जब भरपेट खाना खा लिया जाता है तो ये रूगे पेट के क्षेत्रफल को बढ़ाने में मदद करता है ताकि ज्यादा खाना आसानी से समा सके। बिल्कुल। और फिर आता है पेट का तीसरा हिस्सा, पाइलोरिक। इस हिस्से में जठर ग्रंथियां होती हैं जिनसे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इस जूस में 2 बहुत ही अहम एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन।
पेप्सिन का काम प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन्स में बदलना है। वहीं रेनिन का काम थोड़ा अलग और दिलचस्प है। रेनिन मुख्य रूप से दूध को पचाता है, या यूं कहें कि दूध को दही यानी कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। नवजात बच्चों में इसका प्रभाव बहुत स्पष्ट दिखता है। जब छोटे बच्चे दूध पीने के बाद उल्टी कर देते हैं तो वो तरल दूध नहीं बल्कि फटे हुए दूध या दही जैसा निकलता है। ये आमाशय में मौजूद उसी रेनिन एंजाइम के कारण होता है। यानी दूध को पचाने के लिए शरीर पहले उसे दही में बदलता है। अब लगभग 4 घंटे पेट में रहने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से नहाने और पेप्सिन रेनिन जैसे एंजाइमों से पचने के बाद भोजन का रूप पूरी तरह बदल चुका है। वो अब एक पतले पेस्ट जैसा हो गया है। मुंह में जिसे बोलस कहा गया था, पेट की इस पूरी प्रक्रिया के बाद अब उसे काइम कहा जाता है। काइम। और अब ये एसिडिक काइम अपनी आगे की यात्रा के लिए आहार नाल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी छोटी आंत की तरफ बढ़ता है। छोटी आंत के नाम को लेकर एक बहुत ही मजेदार विरोधाभास है। आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा असल में यही छोटी आंत है। इसकी लंबाई 20 से 30 फीट तक होती है। इसे छोटी सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी चौड़ाई बड़ी आंत के मुकाबले कम होती है। पाचन का सबसे ज्यादा और अंतिम काम इसी हिस्से में होता है। लेकिन छोटी आंत का शुरुआती हिस्सा, जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, उसकी एक बहुत ही सख्त शर्त होती है। वो शर्त क्या है? वो अम्लीय यानी एसिडिक भोजन को स्वीकार नहीं करता। उसे खाना क्षारीय यानी एल्कलाइन रूप में चाहिए होता है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि पेट से जो काइम आ रहा है उसमें HCl मिला होने के कारण वो अत्यधिक एसिडिक है। इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए शरीर के 2 सबसे अहम अंगों की एंट्री होती है, यकृत यानी लिवर और पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। लिवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका काम है पित्त रस यानी बाइल जूस बनाना। ये पित्त रस हरे पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। लिवर इस पित्त रस को लगातार बनाता रहता है और उसे गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। जैसे ही पेट से वो एसिडिक काइम छोटी आंत की तरफ बढ़ता है, गॉल ब्लैडर एक तय मात्रा में ये पित्त रस उसमें मिला देता है। इस क्षारीय पित्त के मिलते ही भोजन का एसिडिक प्रभाव खत्म हो जाता है और वो छोटी आंत के लिए सुरक्षित बन जाता है। साथ ही ये पित्त वसा यानी फैट को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम भी करता है, जिसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया से एक बहुत ही आम स्वास्थ्य समस्या का कारण समझ में आता है। जिन लोगों के पित्ताशय में पथरी हो जाती है और सर्जरी के जरिए उनका गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, उनका शरीर कैसे काम करता है? गॉल ब्लैडर निकालने से कोई जानलेवा खतरा नहीं होता, क्योंकि पित्त रस तो लीवर बना ही रहा है। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि अब उस पित्त को स्टोर करने के लिए कोई थैली नहीं बची है। तो लिवर से सीधे थोड़ा थोड़ा पित्त लगातार छोटी आंत में गिरता रहता है। यही कारण है कि ऐसे लोगों को एक साथ बहुत सारा भारी खाना खाने के बजाय पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि एक बार में ढेर सारे फैट को पचाने के लिए उनके पास पित्त का कोई रिजर्व स्टॉक नहीं होता। ये एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है। इसके अलावा पित्त रस से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात है। लिवर पित्त के साथ बिलीरुबिन नाम का एक पिगमेंट भी बनाता है। ये बिलीरुबिन ही पित्त को उसका पीला हरा रंग देता है। सामान्य स्थिति में ये मल के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन जब कभी लिवर में कोई खराबी आती है और वो ठीक से काम नहीं करता, तो ये बिलीरुबिन खून से फिल्टर होकर बाहर नहीं निकल पाता। खून में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, जो पूरे शरीर और आंखों में पीलापन ले आती है। इसी मेडिकल कंडीशन को पीलिया या जॉन्डिस कहा जाता है। बिल्कुल। अब लिवर और गॉल ब्लैडर के बाद छोटी आंत में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि अपना रस मिलाती है, वो है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। अग्नाशय से निकलने वाले रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा छोड़े गए एंजाइम खाने के तीनों मुख्य घटकों कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों को एक साथ पचाने की क्षमता रखते हैं। अग्नाशय की इस कार्य प्रणाली को एक रिसाइकलिंग सॉर्टिंग फैसिलिटी की तरह समझा जा सकता है, जहां अलग-अलग वर्कर केवल एक ही तरह के कचरे को अलग करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। अग्नाशय से मुख्य रूप से 3 एंजाइम निकलते हैं, जिन्हें याद रखने का एक आसान तरीका लैट या LAT है। L से लाइपेज, A से अमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन को पचाना है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलता है और लाइपेज वसा यानी फैट को पूरी तरह से फैटी एसिड्स में तोड़ देता है। इस लैट एंजाइम प्रक्रिया के बाद भोजन छोटी आंत के आगे के हिस्सों जैसे जजुनम और इलियम में पहुंचता है। इलियम में भी आंतों के अपने रस निकलते हैं, जिनमें इरेप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज
और लैक्टेज जैसे एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम बचे खुचे जटिल अणुओं पर अपना आखिरी प्रहार करते हैं और उन्हें पूरी तरह से ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स में बदल देते हैं। और इसी के साथ पाचन का काम पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब वो 32 फुट लंबा कारखाना अपनी अगली अहम जिम्मेदारी की तरफ बढ़ता है, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। पाचन पूरा होने के बाद सबसे अहम काम होता है उस तैयार ऊर्जा को शरीर के खून तक पहुंचाना, ताकि वो कोशिकाओं तक जा सके। छोटी आंत के अंदरूनी हिस्से की बनावट इसके लिए बेहद खास होती है। अगर छोटी आंत अंदर से एक चिकनी पाइप की तरह होती तो पचा हुआ भोजन तेजी से फिसलकर आगे निकल जाता और शरीर को ऊर्जा सोखने का समय ही नहीं मिलता। इसीलिए प्रकृति ने छोटी आंत की अंदरूनी दीवारों पर उंगली जैसी लाखों छोटी छोटी संरचनाएं बनाई हैं, जिन्हें विली कहा जाता है। सोख लेती हैं और उन्हें रक्त वाहिकाओं में मिला देती हैं। विली की उपस्थिति की वजह से छोटी आंत के अंदर का सरफेस एरिया यानी सतह काफी बढ़ जाती है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे एक साधारण चिकने कपड़े की तुलना में एक तौलिए के रेशे बहुत ज्यादा पानी सोख सकते हैं, क्योंकि रेशों की वजह से सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसी तरह विली अवशोषण की प्रक्रिया को बहुत तेजी से और प्रभावी ढंग से पूरा करती हैं। तो अब शरीर को उसका पोषण मिल गया है। सारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड खून में जा चुका है। लेकिन जो कचरा या वेस्ट बच गया उसका क्या होता है? अब हम इस 32 फुट लंबे रास्ते के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, बड़ी आंत। लगभग 5 फुट लंबी इस आंत में पाचन का कोई भी काम नहीं होता। बड़ी आंत का मुख्य काम केवल जल का अवशोषण करना है। छोटी आंत ने सारे पोषक तत्व सोख लिए हैं और अब ये जो अपशिष्ट पदार्थ बचा है वो काफी तरल अवस्था में होता है। बड़ी आंत इस बचे हुए अपशिष्ट से सारा अतिरिक्त पानी सोखकर उसे ठोस रूप देना शुरू करती है। यहीं पर जहां छोटी और बड़ी आंत जुड़ती हैं, एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे सीकम कहते हैं। और इसी से जुड़ा होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बारे में ये तथ्य बहुत ही मशहूर है कि ये इंसानी शरीर में एक अविशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन बन चुका है। इसका मतलब है कि विकास के क्रम में अब इंसानी शरीर में इसका कोई काम नहीं रह गया है। घास फूस खाने वाले जानवरों में ये सेल्यूलोज पचाने के काम आता है, लेकिन इंसानों में ये पश्चल कर रहता है। हालांकि अगर कभी इसमें भोजन का कोई कण फंस जाए और इन्फेक्शन हो जाए तो इसमें भयानक दर्द होता है, जिसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ऐसी स्थिति में सर्जन इसे काट कर निकाल देते हैं और शरीर के काम करने पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता। ये विकासवाद का एक दिलचस्प प्रमाण है। इसके अलावा बड़ी आंत के एक हिस्से जिसे कोलोन कहा जाता है, उसकी भूमिका बहुत खास होती है। कोलोन में कुछ बहुत ही अच्छे और मददगार सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। शरीर इन बैक्टीरिया को रहने की जगह और पचे हुए भोजन का वेस्ट देता है और बदले में ये बैक्टीरिया शरीर के लिए विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन K का निर्माण करते हैं। ये एक बेहतरीन पार्टनरशिप है जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। पानी के पूरी तरह अवशोषित हो जाने और इन विटामिन्स के जुड़ जाने के बाद इस पूरी तरह से पच चुके अपशिष्ट को एक नया नाम मिलता है, कायल। अगर हम पूरी यात्रा को देखें तो मुंह में चबाया हुआ खाना बोलस कहलाता है। आमाशय के एसिड और एंजाइम से मिलने के बाद वो काइम बन जाता है और अब बड़ी आंत के अंत में आके वो कायल बन चुका है। ये कायल मलाशय यानी रेक्टम में इकट्ठा होता है और अंततः गुदा द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरी 32 फुट लंबी और 5 चरणों वाली यात्रा का सार यही है कि शरीर का ये जटिल रासायनिक कारखाना कितनी खामोशी से, बिना कोई शोर किए और एकदम सटीकता से अपना काम करता रहता है। इंसान बाहरी दुनिया में चाहे जो भी कर रहा हो, भीतर ये मशीन लगातार जीवन को बनाए रखने के लिए जटिल अणुओं को ऊर्जा में बदलने के अपने काम में जुटी रहती है। ये एक